क्या आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक फैसले व्हाइट हाउस या संसदों में होते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। सच तो यह है कि असली खेल बंद कमरों में बिना नाम वाले अधिकारियों के बीच और इनक्रिप्टेड फोन्स पर खेला जाता है। 2026 में जब अमेरिका और ईरान एक महायुद्ध के मुहाने पर खड़े थे, तब एक ऐसी सीक्रेट लाइन बिछाई गई थी जो उसकी भनक दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों तक को नहीं लगी थी। आज मैं आपको ट्रंप प्रशासन के उस डार्क ऑपरेशन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे अब तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, आपके होश उड़ सकते हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, जब दो कट्टर दुश्मन देश युद्ध के मैदान में होते हैं तो शांति की कोशिशें अक्सर बंद कमरों और गुप्त रास्तों से होकर गुजरती हैं। 28 फरवरी 2026 ये वो दिन था जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और भविष्य बदल कर रख दिया। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। ईरान में हाहाकार मच गया और 40 दिनों तक खूनी संघर्ष हुआ, लेकिन फिर अप्रैल की शुरुआत में एक सीज फायर हुआ। बातचीत शुरू हुई, लेकिन अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। ट्रंप प्रशासन को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि ईरान में अब असली बॉस आखिर कौन है। जो लोग टेबल पर बैठकर अमेरिका से बात कर रहे थे, क्या उनके पास सच में फैसले लेने की ताकत भी थी? यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे सीक्रेट बैक चैनल की जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। अमेरिका ने ईरान की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स यानी कि IRGC तक पहुंचने के लिए एक ऐसा मोहरा चुना जिस पर दोनों देशों को भरोसा था। मई 2026 को शुरुआत होती है। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल के सीजफायर के बाद इस्लामाबाद में बातचीत का दौर शुरू होता है। ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिका के साथ डील फाइनल करने आते हैं। व्हाइट हाउस को लगा कि डील बस होने ही वाली थी, लेकिन तभी ईरान ने अपना जवाब देने में 10 दिन का समय लगा दिया। इस देरी ने अमेरिकी वार्ताकारों के मन में शक पैदा कर दिया। दरअसल खामनेई की हत्या के बाद ईरान में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन चुका था। उनके बेटे और नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे थे। इस स्थिति का फायदा उठाया IRGC ने। IRGC की ताकत अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और अमेरिका को डर था कि गालिबाफ और अराक्ची जो भी वादे कर रहे हैं, क्या IRGC वो मानेगी भी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि असली फैसले IRGC ले रही हो और वार्ताकारों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। अमेरिका को अब ईरान के असली पावर सेंटर यानी IRGC से सीधे बात करनी थी, लेकिन कैसे? अमेरिका और IRGC के बीच कोई सीधा संपर्क तो था नहीं। दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानते थे और इस मुश्किल को सुलझाने की जिम्मेदारी उठाई अमेरिका की तत्कालीन नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी DNI तुलसी गैबर्ट ने। 10 मई के आसपास तुलसी गैबर्ट ने एक फ़ोन घुमा गया इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल। फ़ोन उठाया कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी ने। तुलसी ने बताया जा रहा है कि बरजानी को साफ बताया था कि यह फ़ोन कॉल सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस की मंजूरी के बाद किया गया है। गैबर्ट ने बरजानी से कहा कि अमेरिका को IRGC के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी से संपर्क करना है, लेकिन सवाल ये हुआ कि अमेरिका ने इस काम के लिए इराक के लिए एक क्षेत्रीय राष्ट्रपति को ही आखिर क्यों चुना। इसके पीछे 3 बहुत ही बड़े कारण हैं। देखिए, पहला ये ईरान से पुराना नाता। देखिए, नेचिरवान बरजानी ने 1980 के इराक ईरान युद्ध के दौरान अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ईरान में बिताया था। दूसरा, ये भाषा की पकड़। उन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वो बहुत अच्छी फ़ारसी बोलते हैं। तीसरा, बेहद महत्वपूर्ण गहरे रिश्ते। बरजानी के ईरान के टॉप अधिकारियों IRGC के कमांडर्स के साथ गहरे निजी रिश्ते हैं। मिडिल ईस्ट के मामलों के दिग्गज अमेरिकी सलाहकार ब्रेट मैकर्ड के शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो बरजानी पूरे क्षेत्र में सम्मानित हैं। वह वाशिंगटन और तेहरान दोनों जगह सबको जानते हैं। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप उन्हें ही कॉल करते हैं, देखिए, जिन पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। बरजानी मान भी गए। अब बारी आती थी सीक्रेट कम्युनिकेशन लाइन बिछाने की। बरजानी ने तुरंत IRGC में अपने संपर्क को मैसेज भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कहा, मेरे पास ट्रंप प्रशासन का एक मैसेज है, लेकिन मैं किसी और से नहीं, जनरल वाहिदी से बात करना चाहता हूं। ईरान ने यह शर्त मान भी ली। IRGC का एक खास अधिकारी बरजानी के ऑफिस आता है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है जिसमें एक इनक्रिप्टेड फ़ोन होता है ताकि दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस कॉल को हैक ना कर पाए, टैप ना कर पाए। फ़ोन कनेक्ट होता है और लाइन की दूसरी तरफ से IRGC के जनरल अहमद वाहिदी बरजानी ने सीधा सवाल पूछ लिया, क्या आप IRGC गालिबाफ और अराक्ची द्वारा की जा रही बातचीत का संपर्क जो है समर्थन कर रहे हैं?
या आपकी कोई अलग मांग हो सकती है। अब यहाँ पर जनरल वाहिदी ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से उनका समर्थन करता हूँ और यही आईआरजीसी का भी स्टैंड है। हम इस संकट को बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहते हैं, उनकी तरफ से बयान आया। जैसे ही यह कॉल खत्म हुआ कटा, बरजानी ने बिना एक पल गवाए अमेरिका की डीएनआई तुलसी गैबर्ड को फ़ोन घुमा दिया और उन्हें ईरान का यह सकारात्मक जवाब दे दिया, पेश कर दिया। व्हाइट हाउस ने राहत की सांस ली। इसके बाद आईआरजीसी के इस स्टैंड के बाद ट्रंप प्रशासन इतना उत्साहित हो गया कि उन्होंने बरजानी को एक और प्रस्ताव दे डाला। अमेरिका ने कहा कि यह चाहता है कि एरबिल जो है, एरबिल में ही अमेरिका और ईरान के शीर्ष वार्ताकारों की एक सीक्रेट जो है फेस टू फेस मीटिंग होनी चाहिए। अब बरजानी ने यह मैसेज भी ईरान तक पहुंचाने का काम कर दिया, लेकिन इस बार ईरान पीछे हट गया। अब क्यों? वजह थी इजराइल का खौफ। दरअसल ईरानी अधिकारियों को डर था कि इराकी कुर्दिस्तान में इजरायली खुफिया एजेंसी का नेटवर्क बहुत मजबूत है। 28 फरवरी को अली खामनेई की मौत भी इजरायली इंटेलिजेंस की सटीकता का भी नतीजा थी, जिसकी वजह से उनकी जान गई थी। ईरानियों को लगा कि अगर उनके टॉप जो नेगोशिएटर्स होंगे एरबिल गए तो रास्ते में या एरबिल शहर के अंदर ही इजराइल उन पर जानलेवा हमला कर सकता है। सुरक्षा की इसी डर के कारण वो ऐतिहासिक सीक्रेट मीटिंग कभी हो ही नहीं पाई। अब भले ही वह मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन इस घटना ने यह तो साबित कर दिया कि अमेरिका और अब समझ चुका है कि ईरान में असली फैसले आखिर ले कौन रहा है। और मुझे लगता है आप भी अब बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि आखिर अब ईरान में चल क्या रहा है। फिलहाल पाकिस्तान और कतर अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता उन्हें मिल नहीं पाई। हाल ही में नेचिरवान बरजानी ने व्हाइट हाउस को फिर से संदेश भेजा था कि वह बातचीत को दोबारा शुरू करने में मदद कर सकते हैं। अब जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान अपनी पॉलिसी नहीं बदलता तब तक कोई स्थायी डील मुश्किल है। लेकिन भविष्य की किसी भी डील में बरजानी का यह गुप्त बैक चैनल ट्रंप प्रशासन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो यह थी ट्रंप प्रशासन और आईआरजीसी के बीच हुई सीक्रेट डील की इनसाइड स्टोरी। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस ईरान में दशकों से सुप्रीम लीडर और धार्मिक मौलवियों की तूती बोलती थी, वहां अचानक से सेना यानी आईआरजीसी इतनी ताकतवर कैसे हो गई? इसका जवाब छिपा है 28 फरवरी 2026 की उस ऐतिहासिक रात में, जब एक जॉइंट स्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की जान चली गई थी। खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो ईरान के सिस्टम की धुरी थे। उनके जाते ही ईरान में एक ऐसा पावर वैक्यूम बना, सत्ता का खालीपन पैदा हुआ, जिसने आईआरजीसी को ईरान का अनडिस्प्यूटेड बॉस बनने के लिए मौका दे दिया। अली खामनेई ने अपने 35 साल के शासनकाल में ईरान के हर संस्थान को अपनी कंट्रोल में रखा। उनकी मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को जल्दबाजी में नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया, लेकिन मुस्तफा के पास अपने पिता जैसी ना तो धार्मिक अथॉरिटी थी, ना ही जनता और सेना में वैसी पैठ थी, ना ही लोगों को उन पर इतना ज़्यादा भरोसा था। मुस्तफा शुरुआती हफ्तों में जनता के तो सामने ही नहीं आ पाए, बहुत कम आए। जब ईरान 40 दिनों के भीषण युद्ध और आंतरिक विद्रोह से गुजरने लगा, तब नेतृत्व का यह खालीपन साफ नजर आ रहा था और यहीं पर एंट्री होती है आईआरजीसी की। देखिए, एक समय तो ऐसा भी आया जब माना गया कि मुस्तफा खामनेई की संभवतः मौत हो चुकी है या घायल है। उन्हें एक वीडियो जारी करना पड़ा कि मैं ठीक हूँ। इस स्थिति पे पहुँचा दिया गया था ईरान को, तो लोगों का भरोसा मुस्तफा खामनेई से कम हो गया था और यहीं से बल मिल गया आईआरजीसी को। आईआरजीसी कोई आम सेना नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसे 1989 की इस्लामी क्रांति को बचाने के लिए ही बनाया गया था। जब देश पर बाहरी हमले हो रहे थे और अंदरूनी बगावत सुलग रही थी, तब आईआरजीसी ने खुद को देश के रक्षक के रूप में पेश किया था। उन्होंने देश की सुरक्षा के नाम पर सारे क्रिटिकल फैसले अपने हाथ में ले लिए। मौलवी और राजनेता डरे हुए थे, उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए आईआरजीसी पर ही निर्भर होना पड़ा। एक तरफ से बिना किसी तख्ता पलट की घोषणा किए आईआरजीसी ने पूरा तख्ता पलट कर दिया था। किसी भी देश में असली ताकत उसी के पास होती है जिसके पास पैसा होता है। खामनेई के दौर में भी आईआरजीसी ईरान की अर्थव्यवस्था के लगभग 30% से 40% हिस्से को कंट्रोल करती थी। उनकी एक कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग विंग में, जिसे खातम अल अंबिया कहा जाता है। लेकिन खामनेई के मौत के बाद जब देश पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े हो गए तो सरकार का खजाना खाली होने लगा। तब आईआरजीसी ने अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों पर भी अघोषित कब्जा कर लिया। आईआरजीसी ने ईरान के तेल की ब्लैक मार्केट करना शुरू कर दिया और बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को पूरी तरीके से अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। इसका मतलब साफ था कि अब ईरान की सरकार, राष्ट्रपति और उनके मंत्री आर्थिक फैसले के लिए पूरी तरीके से आईआरजीसी के मोहताज हो गए हैं। जो पैसा आ रहा था वो सीधे जनरल्स की जेब और सेना के बजट में जा रहा था, ना कि नागरिक सरकार के पास।
देखिए, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप देश कैसे चलाएंगे, ये सवाल पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर गालिबाफ और अराक्ची जैसे नेताओं की यही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, मजबूरी बन गई। ईरान में एक अर्धसैनिक बल है जिसे बासिज कहा जाता है, जो आईआरजीसी के अंडर ही काम करता है। युद्ध के बाद जब ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे तो बासिज ने उन्हें बेरहमी से कुचलने का काम किया था। ऐसे राजनेताओं में यह खौफ बैठ गया कि अगर वो सेना के खिलाफ गए तो उनका भी हश्र वही होगा। अमेरिका को यह साफ समझ में आ गया था कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अगर कोई शांति समझौता साइन कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आईआरजीसी के कमांडर्स को डील पसंद नहीं आती है तो वो उस कागज को फाड़कर फेंक देंगे कूड़ेदान में। और ईरान की प्रॉक्सी जो फोर्सेस हैं, जैसे हिजबुल्ला है, हूती हैं, को कौन आखिर चला पाएगा फिर? अमेरिका और इजराइल को कैसे निपटना होगा इससे? ये सारे फैसले अब सुप्रीम लीडर या संसद नहीं बल्कि आईआरजीसी की सुप्रीम कमांड का काउंसिल ले रहा है। मुस्तफा खामनेई अब सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर नहीं रह गए थे। आपको बता दें, जो सेना के फैसलों पर धार्मिक मोहर लगाते हैं, तो आज किस तरीके से उनकी स्थिति है, ईरान की ज़मीनी हकीकत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। आज ईरान दुनिया की नज़र में भले ही एक इस्लामिक रिपब्लिकन हो, लेकिन अंदर से यह एक मिलिट्री स्टेट बन चुका है, मिस्र, पाकिस्तान की तरह, जहाँ सेना की देश में चलती है। ईरान भी उसी रास्ते पर अब पहुंच चुका है। मौलवियों का वह वर्ग जिसने 1989 में क्रांति की थी, अब हाशिए पर है। हथियारबंद जनरल्स जो पहले सिर्फ रक्षा मंत्री या कमांडर हुआ करते थे, अब असली किंग मेकर बन चुके हैं। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन का सीधे जनरल वाहिदी से बात करना इस बात का सबसे बड़ा सबूत भी है कि दुनिया ने भी अब ईरान के नए बॉस को पहचान लिया है। ईरान में आए इस भूचाल ने मिडिल ईस्ट के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। एक तरफ कमज़ोर राजनीतिक नेतृत्व है और दूसरी तरफ एक बेहद ही ताकतवर और कट्टर सेना। आपको क्या लगता है कि आईआरजीसी का पूर्ण कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण ईरान को और भी खतरनाक बना देगा, या फिर सेना का यह राज ईरान के अंदर एक नई और भी बड़ी क्रांति लाने का काम करेगा? क्योंकि उस दिन एरबिल के उस बंद कमरे में जो बात हुई, उसने भले ही युद्ध को कुछ पल के लिए रोक दिया हो, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी, सत्ता के असली धागे किसी और के ही हाथ में हैं। आज दुनिया को लग रहा है कि सब कुछ शांत है, लेकिन पर्दे के पीछे बिसात दोबारा बिछाई जा चुकी है। अगली बार जब आप न्यूज़ में दुनिया के नेताओं को हाथ मिलाते हुए देखें, तो याद रखिएगा, असली फैसले वो लोग करते हैं जो कैमरे के सामने कभी आते ही नहीं। इस सीक्रेट डील पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।